देखिए, हम लोग अब देखते हैं टैक्सेशन ऑफ गिफ्ट्स। मान लीजिए अगर आपको कोई गिफ्ट मिलता है किसी से, किसी रिलेटिव से, किसी दोस्त से, किसी शादी में, किसी फंक्शन में, किसी बर्थडे पे, किसी एनिवर्सरी पे, तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा? क्या वो टैक्सेबल होगा, क्या नहीं होगा? ये हम लोगों को पढ़ना होता है या जानना भी ज़रूरी है। क्या वो एलिजिबल है टैक्स लायबिलिटी? अगर अगर हमें पैसे मिलते हैं तो उसकी टैक्स लायबिलिटी क्या होगी? अगर हमें कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी मिलती है तो उसका टैक्स लायबिलिटी का ट्रीटमेंट क्या होगा? अगर टैक्स, तो हमें यही देखना है। टैक्सेशन ऑफ गिफ्ट्स का सेक्शन 1 है, 56 टू 10 हम लोग पढ़ते हैं। सेक्शन 56 टू 10, ठीक है, ये आप समझे। यही एक सेक्शन है, इसी एक सेक्शन पे पूरा का पूरा चैप्टर बसा हुआ है, ठीक है। अब सुनो, गिफ्ट ऑफ सम ऑफ मनी एंड अदर वैल्यूएबल प्रॉपर्टीज वाज यूज्ड एज अ टूल टू कन्वर्ट ब्लैक मनी इनटू व्हाइट। ठीक है, द फाइनेंस एक्ट 2009 introduced provisions relating to taxation of gifts vide section 5627 with effect from 1st October 2009 to regulate the conversion of black money into white money via the medium of gifts. Section 5627 was applicable where the gifts were received by an individual or HUF. Gifts received by any other person were still kept out of the ambit of income tax. To tax gifts received by any person on or after the 1st April 2017, the Finance Act 2017 has introduced section 56.210 in place of 56.27. तो हमने क्या पढ़ा, हमने क्या समझा? सबसे पहले कि गिफ्ट का टैक्सेशन हम लोगों को क्यों पढ़ने की जरूरत पड़ी? 2009 से पहले, ठीक है, फाइनेंस एक्ट 2009 से पहले ना गिफ्ट का कोई टैक्सेशन में कोई एप्लीकेबिलिटी नहीं था। यानी गिफ्ट अगर किसी भी तरह का मिला आपको तो वो फुल्ली एग्जेम्प्ट होता था। मान लो आपको 1 करोड़ रुपए भी अगर गिफ्ट में मिल रहे हैं और नाम मैंने दिया गिफ्ट का, तो वो एग्जेम्प्ट हो जाते थे। तो ऐसे ब्लैक मनी को लोग व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने के लिए मीडियम ऑफ एक्सचेंज कर रखे, इन्होंने मीडियम ऑफ एक्सचेंज कर रखा था, ब्लैक को व्हाइट करने का सबसे बढ़िया सोर्स। फिर गवर्नमेंट को पता लगा, गवर्नमेंट ने क्या किया? इंट्रोड्यूस किया क्या? 1 अक्टूबर 2009 फाइनेंस एक्ट 2009 में एक इंट्रोडक्शन किया कि 56.7 सेक्शन कौन सा इंट्रोड्यूस हुआ है? सेक्शन 56.7, ठीक है। ये सेक्शन जब इंट्रोड्यूस हुआ ना, तो इसमें क्या बोला कि गिफ्ट अगर आपको रिसीव होता है, किसके द्वारा? रिसीव्ड बाय, अगर आपको किसी इंडिविजुअल या एचयूएफ से अगर रिसीव होता है ना किसी भी तरह का गिफ्ट, तो उसका टैक्स ट्रीटमेंट हम लोग सेक्शन 56.27 में देखेंगे। लेकिन इसके अलावा जितने भी एसएससी थे, जैसे एलएलपी हो गया, पार्टनरशिप फर्म हो गया, आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन हो गया, कंपनीज हो गए, ये एम्बिट के बाहर थे, इसके स्कोप के बाहर थे। तो फिर फाइनेंस एक्ट 2017 में फिर से एक इंट्रोडक्शन हुआ और उसमें इसको रिप्लेस करके एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया। और उस सेक्शन का नाम हम लोग क्या जानते हैं? 56, 2 और 10, ठीक। ये आज के डेट में एप्लीकेबल है और ये सब पे एप्लीकेबल है, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो इंडिविजुअल एचयूएफ के द्वारा रिसीव किया गया हो या एलएलपी के द्वारा रिसीव किया होगा, दैट डजंट मैटर एट ऑल। आपको बस इतना चेक करना है कि क्या वो गिफ्ट का अमाउंट एप्लीकेबल है टैक्सेबिलिटी के लिए या नहीं है। तो गिफ्ट क्या क्या मिल सकता है? गिफ्ट ऑफ सम ऑफ मनी, यानी अगर आपको कैश मिल रहा है, चेक मिल रहा है, तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा? इमूवेबल प्रॉपर्टी मिल रहा है तो क्या होगा? स्पेसिफाइड मूवेबल प्रॉपर्टी मिल रहा है तो क्या ट्रीटमेंट होगा? और इनके अलावा कोई अदर मूवेबल प्रॉपर्टी जैसे वॉच हो गया, घड़ी हो गया, कार हो गया, लैपटॉप हो गया, अगर ये सब मिल रहा है तो क्या टैक्स ट्रीटमेंट होगा? यही हम लोगों को टैक्सेशन ऑफ गिफ्ट सेक्शन 56.210 में पढ़ना है। सेक्शन 56.210 में क्या क्या उसका स्कोप है हम लोग देख लेते हैं। गिफ्ट ऑफ सम ऑफ मनी, यानी क्या हो गया आपका? कैश मिला, चेक मिला, डीडी मिला, ये सब जो हो गया आपका। तो ऐसा मोड जिसको हम लोग कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं या पैसे का जो भी हो, सिंपल मोड जो डायरेक्ट कैश हो, कन्वर्ट करवा सकते हैं हम लोग कैश में। जैसे हम लोग कन्वर्ट करवाने के लिए तो प्रॉपर्टी को भी बेच कर करवा सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट कैश हो, डायरेक्ट सम ऑफ मनी हो, तो वो हमारे लिए सम ऑफ मनी कहलाएगा। कैश हो गया, चेक हो गया, जैसे जाओ, हाँ, वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज जैसे रहता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट, ये सब हमारे लिए क्या आ गए? सम ऑफ मनी के टर्म्स में आ सकते हैं, डेफिनेशन में इंक्लूड हो सकते हैं। फिर दूसरा ट्रीटमेंट क्या है? गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, घर दे दिया किसी को, बंगला दे दिया, फिर उसका क्या ट्रीटमेंट होगा वो भी देखेंगे हम लोग। और गिफ्ट ऑफ स्पेसिफाइड इमूवेबल की तो बात हो गई, तो अब बचा क्या? मूवेबल प्रॉपर्टी। और मूवेबल प्रॉपर्टी में क्या क्या हो गया बताओ? शेयर्स, शेयर्स हमारा मूवेबल होता है ना,
शेयर्स एंड सिक्योरिटीज जो भी होता है, बुलियन, बुलियन यानी सोना चांदी ज्वेलरी जो होते हैं, चलो ज्वेलरी लिखता हूँ, फिर बुलियन भी लिख रहा हूँ, बुलियन जो अभी भी रॉ फॉर्म में है, यानी सोने की ईंट वगैरह होती है, तो वो हमारा क्या है, बुलियन में आ जाएगा। पेंटिंग्स है, कोई पिकासो की पेंटिंग है अगर तो वो क्या है, तो वो भी मूवेबल प्रॉपर्टी है, घर तो ला सकते हो ना उसे, ऐसी तो बात है नहीं कि पेंटिंग को आप उधर ही छोड़ दोगे जहाँ खरीदे वहीं। फिर लास्ट बचता है गिफ्ट ऑफ एनी अदर मूवेबल प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल में वॉच हो गए, कितने के भी घड़ी ले लो, मोबाइल्स हो गए, कार हो गए, और क्या बोलते हैं उसे, लैपटॉप हो गया, etc। ठीक है, ये सारा क्या क्या मैंने बोला, गिफ्ट ऑफ एनी अदर मूवेबल प्रॉपर्टी, वॉच है, मोबाइल है, कार है, लैपटॉप है। स्पेसिफाइड मूवेबल प्रॉपर्टी, स्पेसिफाइड में कौन कौन है, शेयर्स है, सिक्योरिटीज है, ज्वेलरीज है, पेंटिंग, बुलियन है, पेंटिंग्स एक्सेट्रा। और गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी में आपका घर आ गया, बंगला आ गया, ऐसा कुछ। गिफ्ट ऑफ सम ऑफ मनी, कैश आ गया, पैसे आ गए, पैसे की बात हो रही है यहाँ पे, तो हम लोग इनको पढ़ेंगे सबको सेक्शन 56 टू 10 में, ठीक है। अब सुनो हमारी बात, यहाँ से कुछ नया है। अब बात आगे जानो आप, यहां से लेकर के यहां तक ये तीन क्या है, टैक्सेबल है इन द हैंड्स ऑफ जो रिसीव करेगा, इन द हैंड्स ऑफ रेसिपिएंट। 5 हेड थे ना हमारे, हाँ, क्या क्या था, सैलरी है, हाउस प्रॉपर्टी है, पीजीबीपी है, कैपिटल गेन है, और अदर सोर्सेज है। अदर सोर्सेज इन द मैनर प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 56 2 और 10, ठीक है। और मान लो ऐसा है तो इनका नो टैक्स ट्रीटमेंट, मतलब एग्जेम्प्ट है ये सारे। मैंने क्या बोला, सुनो, हमने टैक्सेशन ऑफ गिफ्ट्स की बात अगर हम लोग कर रहे हैं तो देखेंगे टैक्सेशन ऑफ गिफ्ट्स कौन से सेक्शन डील करता है, सेक्शन 56 टू 10। और 56 टू 10 में चार कैटेगरी में, मेजर चार कैटेगरी में हेड को 56 टू 10 के हेड को डिवाइड किया गया। पहला गिफ्ट ऑफ सम ऑफ मनी, अगर कैश चेक मिलता है तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा। इमूवेबल प्रॉपर्टी के फॉर्म में आपको अगर गिफ्ट मिल रहा है तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा। स्पेसिफाइड मूवेबल प्रॉपर्टी जैसे कि शेयर, सिक्योरिटीज, ज्वेलरीज, बुलियन, पेंटिंग्स एक्सेट्रा, ये सब अगर मिल रहे हैं तो क्या ट्रीटमेंट होंगे। और अगर आपके पास गिफ्ट ऑफ एनी अदर मूवेबल प्रॉपर्टी है जो इनके अलावा है, मतलब जो यहाँ मेंशन्ड है इनके अलावा जितने भी बचे वो आपके एनी अदर मूवेबल प्रॉपर्टी में आएगा, और उसका कोई टैक्स ट्रीटमेंट गिफ्ट के हेड में नहीं होता है, यानी वो फुल्ली एग्जेम्प्ट रहते हैं। और इन तीनों का, गिफ्ट ऑफ सम ऑफ मनी, गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड गिफ्ट ऑफ स्पेसिफाइड मूवेबल प्रॉपर्टी, इन सब का ट्रीटमेंट टैक्सेबल होता है किसके हैंड में, रेसिपिएंट के हैंड में, मतलब जिसने रिसीव किया उसके हैंड में, उसके हैंड में टैक्सेबल होगा। किस हेड में, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज इन द मैनर प्रोवाइडेड इन सेक्शन 56 टू 10। सबसे पहला क्या है, गिफ्ट ऑफ सम ऑफ मनी। फर्स्ट क्या था, फर्स्ट में क्या था, गिफ्ट ऑफ सम ऑफ मनी। मान लो आपको अगर पैसे वैसे मिल रहे हैं, पैसे के फॉर्म में गिफ्ट मिल रहे हैं, तब उसका टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा। अगर टैक्स ट्रीटमेंट है तो क्या होगा, अगर नहीं है तो क्या होगा, अगर एग्जेम्प्ट है तो क्या लिमिट है एग्जेम्पशन की, वो भी देखना हमें। तो क्या कहता है प्रोविजन, वो सुनो। इफ अ पर्सन रिसीव्स एनी सम ऑफ मनी फ्रॉम एनी अदर पर्सन विदाउट कंसिडरेशन दैट इज इन द फॉर्म ऑफ अ गिफ्ट, सच सम वुड बी टैक्सेबल एज फॉलोज। मान लीजिए आपसे हमने कोई गुड्स खरीदा, तब पेमेंट किए, तब तो गिफ्ट नहीं कहलाएगा ना, बताओ, नहीं, वो तो गिफ्ट नहीं कहलाएगा, ऑब्वियस सी बात है। अगर मैंने आपसे बोला कि भैया आप हमको अपनी घड़ी दे दो, 10,000 रुपए की घड़ी, आपने हमको 10,000 रुपए की घड़ी हमको 9,000 रुपए में, 9500 में, जो भी है दे दिया, तो क्या वो गिफ्ट कहलाएगा, नहीं। कुछ कंसीडरेशन तो आपने लिया है, लेकिन 10,000 रुपए की आपने, 10,000 रुपए कैश अगर मुझे बिना किसी ओकेजन पे ऐसे ही दे दिए हैं, हमें
तो हम लोग टैक्स ट्रीटमेंट उसका देखेंगे कहाँ, गिफ्ट ऑफ सम ऑफ मनी, यानी कैश आपने मुझे दिया या चेक दिया या डिमांड ड्राफ्ट दिया, तो हमारे पास क्या आएगा, उसका टैक्स ट्रीटमेंट आएगा। और टैक्स ट्रीटमेंट क्या है, तो प्रोविजन है। प्रोविजन क्या कहता है, इफ अ पर्सन रिसीव्स एनी सम ऑफ मनी फ्रॉम एनी अदर पर्सन विदाउट कंसिडरेशन दैट इज इन द फॉर्म ऑफ गिफ्ट, सच सम वुड बी टैक्सेबल एज फॉलोज। तो फॉलोज में दो कंडीशन है, अगर आपका एग्रीगेट वैल्यू ऑफ सच गिफ्ट्स रिसीव ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर डजंट एक्सीड 50,000, no tax treatment in the hands of recipient. If the aggregate value of such gifts received during the relevant previous year exceeds rupees 50,000, the sum of all the gifts received would be taxable in the hands of recipient under the head income from other sources. If a person receives, क्या है, if a person receives a sum of money from any other person without consideration, that is in the form of gifts, such sum would be taxable as follows. कैसे है वो सुनो। पहला कंडीशन, इफ एग्रीगेट वैल्यू of such gifts exceeds rupees 50,000, पहले लिखो doesn't exceed, during the relevant previous year, तो उसका टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा, तो सुनो, तो उस टैक्स उसका नो टैक्स ट्रीटमेंट। ये क्या कह दिया आपने, यानी 50,000 रुपए तक अगर आपको किसी भी सम ऑफ मनी के फॉर्म में एग्रीगेट किसी प्रीवियस ईयर में अगर 50,000 से कम मिलता है या 50,000 के बराबर मिलता है तो आपका वो सम टैक्सेबल नहीं होगा, यानी वो पूरा का पूरा सम एग्जेम्प्ट है। मान लो आपको 5-5 हजार करके 10 रिलेटिव ने किसी प्रीवियस ईयर में दिए हैं, यानी 50,000 रुपए हो गए। ये 50,000 रुपए से ज्यादा हुआ नहीं, तो क्या ये टैक्सेबल है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि प्रोविजन क्या कहता है, एग्रीगेट वैल्यू ऑफ सच गिफ्ट डजंट एक्सीड रुपीज 50,000 ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। आपका रेलेवेंट प्रीवियस ईयर मान लो अगर हमने एसेस करना है 23-24 का, 23-24 में, तो 23-24 में एसेस किस ईयर का करते हैं, प्रीवियस ईयर का। तो प्रीवियस ईयर कौन सा है हमारा, 22-23 का। तो 22-23 में आपका किसी पार्टी फंक्शन में आए गए थे, तो वहां पे 10 रिलेटिव मिल गए। अब बहुत दिनों बाद आप मिले थे, तो 10 रिलेटिव ने 5-5 हजार रुपए सबने आपको दिए। चलो बड़े हो गए भाई, तुम लोग लो पैसे लो, ऐसे रिलेटिव देते हैं ना हमें पैसे, तो रिलेटिव ने दिए हमें पैसे, 50,000 रुपए कैश हो गए। क्या वो टैक्सेबल है, बिल्कुल नहीं है। क्यों, क्योंकि आपका एग्रीगेट वैल्यू, एग्रीगेट का मतलब ये नहीं कि एक का जोड़ के, केवल एक को हम लोग कंसीडर करेंगे। एग्रीगेट का मतलब टोटल का टोटल, इंडिविजुअल लेवल पे हम लोग नहीं देखेंगे। मान लो अगर मान लो आपके किसी एक फैमिली मेंबर, किसी एक रिलेटिव ने 50,000 रुपए दिए और किसी एक रिलेटिव ने रिलेटिव 1 रिलेटिव 2, देखो मैंने क्या बोला कि मान लो किसी प्रीवियस ईयर में क्या हुआ, किसी शादी में गए, किसी शादी में गए ना आप, तो आपको, आपकी शादी नहीं थी लेकिन आपको, चूंकि रिलेटिव बहुत सारे आए थे तो बहुत दिन बाद आप मिले थे, तो ऐसे इन जनरल क्या होता है, हाँ रिलेटिव मिले, हमें पैसे दे करके गए, तो हमारे पास इतने पैसे हो गए, 10 रिलेटिव मिले, 10 ने हमें 5-5 हजार रुपए दिए, हमारे पास 50,000 रुपए हो गए, और हमारी एज, हमने ITR फाइल करना है। तो अब आप ये सोचोगे कि हमको ITR फाइल करना है, हमारे पास 50,000 रुपए तो हो गया है, क्या टैक्स ट्रीटमेंट इसका होगा, तो फिर याद करोगे कि अच्छा गिफ्ट ऑफ सम ऑफ मनी में कुछ एक प्रोविजन था, वो क्या है, सेक्शन 56(2)(10) में क्या कहता है, अगर कोई पर्सन, इफ अ पर्सन रिसीव्स अ सम ऑफ मनी फ्रॉम एनी अदर पर्सन विदाउट कंसिडरेशन दैट इज इन द फॉर्म ऑफ मनी, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ गिफ्ट, सच सम वुड बी टैक्सेबल एज फॉलोज। क्या बोला वो प्रोविजन, कि अगर किसी प्रीवियस ईयर में आपको विदाउट कंसिडरेशन पैसे मिल रहे हैं, सम ऑफ मनी मिल रहा है किसी भी सम ऑफ मनी के फॉर्म में, तो वो टैक्सेबल है। अच्छा वो टैक्सेबल है तो कैसे टैक्सेबल है, तो पहला ट्रीटमेंट उसका क्या है कि अगर एग्रीगेट वैल्यू उस गिफ्ट का आपका 50,000 से ज्यादा नहीं होता है, एग्रीगेट वैल्यू, सिंगल वैल्यू तो 5,000 है, एग्रीगेट वैल्यू कितना हुआ,
सबका जोड़ के 10 रिलेटिव ने आपको 5,000 दिए, तो 50,000 रुपए हो गए टोटल रिलेटिव के मिला करके, यानी अभी भी 50,000 से एक्सीड नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका कोई टैक्स ट्रीटमेंट नहीं होगा, यानी कि ये पूरा का पूरा सम आपके हैंड में क्या है, एग्जेम्प्ट है। सेकंड केस देखो, ये आपका फर्स्ट केस था। सेकंड केस देखो आप लोग, सेकंड केस में दो रिलेटिव थे, एक रिलेटिव ने आपको 50,000 दिए, दूसरे रिलेटिव ने 5,000 दिए। अब बताओ क्या आपका टैक्स ट्रीटमेंट होगा? तो मैंने बोला बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि आपका 50,000 से सम एक्सीड कर गया है। और इंडिविजुअल एसएससी को अगर हम इंडिविजुअल अगर रिलेटिव को देखें तो इंडिविजुअल लेवल पे तो ये केवल 50,000 दिया, तो इसका हम लोग अगर सोचते हैं तो इसने हमको 50,000 दिया, हम लोग मान लेते हैं एग्जाम्प्ट, लेकिन ये जो देगा तो ये तो दोनों सम हमारे पास ही आया ना, तो टोटल हमें पैसा कितना मिला, 55,000 मिला किसी रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में। तो 55,000 अगर हमें मिला है जो कि ग्रेटर देन 50,000 है, तो 50,000 से अगर ग्रेटर देन एग्रीगेट सम आपको अगर गिफ्ट के फॉर्म में मिलता है, विदाउट कंसीडरेशन मिलता है, तब वो सम कैसा होगा, फुल्ली टैक्सेबल, यानी 55,000 को हम लोग अदर सोर्सेज के इनकम में टैक्स करेंगे। ये हमारी बात। अब बात आओ, अब सेकंड मैटर पे आओ। सेकंड मैटर मैंने ऑलरेडी बता दिया, लेकिन फिर भी सुनो। सेकंड मैटर क्या कहता है? पहला केस कि 50,000 से एक्सीड नहीं करता है तो नो टैक्स ट्रीटमेंट, एग्रीगेट सम। इफ एग्रीगेट वैल्यू एक्सीड्स ₹50,000, total sum, the total would be taxable in the hands of recipient। अगर मान लो आपका एग्रीगेट वैल्यू, जो सम आपने एग्रीगेट वैल्यू के फॉर्म में सॉरी जो सम के फॉर्म में आपने एग्रीगेट वैल्यू जो रिसीव किया है वो 50,000 से ज्यादा हो जाए तो तब टैक्सेबल हो जाएगा रेसिपिएंट के हैंड में अंडर द हेड अदर सोर्सेज। ये बात समझे? एक चीज और कि हर साल जैसे मान लो प्रीवियस ईयर है, तो प्रीवियस ईयर में 50,000 मिले। अब 22-23 की बात खत्म, अब आपको 23-24 में अगर मान लो 55,000 मिल गए, तो 22-23 और 23-24 का जोड़ के नहीं देखेंगे, केवल इंडिविजुअल ईयर का हम लोग देखते हैं। ये भी बात ध्यान रखने की बात है कि अभी भी हम लोग एसेस करते हैं तो किसी एक पर्टिकुलर ईयर का नहीं करते हैं, लाइफ टाइम की बात हम लोग नहीं देखते। तो यहाँ हम लोगों को क्या देखना है कि आपका किसी पर्टिकुलर ईयर में, किसी रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में 50,000 से अगर एक्सीड हो रहा है तो टैक्स ट्रीटमेंट होगा, अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा, वो नॉर्मल इनकम के तौर पे ट्रीट होगा और फुल्ली टैक्सेबल होगा। अगर 50,000 से कम है तो फुल्ली एग्जेम्प्ट अमाउंट होगा। वो गिफ्ट ऑफ सम ऑफ मनी की कहानी यहीं पे खत्म होती है। मान लो एक 3 लोग हैं, किसी एक आदमी के पास 3 दोस्त हैं। एक दोस्त ने 45,000 रुपए दिए, दूसरे ने 50,000 दिए, तीसरे ने 60,000 35,000 रुपए दिए। क्या ये टैक्सेबल होगा? मान लो आप हो, आपको किसी एक दोस्त ने 45,000 रुपए दिए, दूसरे को 50,000, दूसरे ने 50,000, तीसरे ने 35,000, तब आप क्या वो अमाउंट टैक्सेबल होगा? तो बोलोगे बिल्कुल टैक्सेबल है। क्यों? क्योंकि एग्रीगेट सम कितना है, ग्रेटर देन 50,000 है। बोलो है कि नहीं? 1,30,000 रुपए है आपके पास और 1,30,000 ग्रेटर देन है किससे, 50,000 से। और हमारा प्रोविजन क्या कहता है सम ऑफ मनी का, कि अगर 50,000 से अबव है तो फुल्ली टैक्सेबल है, अगर बिलो या इक्वल टू 50,000 है, अप टू 50,000 है इन द सेंस, तो हमारा नो टैक्स ट्रीटमेंट होगा। बस अब बात आता है गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। मान लो आपको किसी ने मान लो इन केस से आपको मान लो किसी ने गिफ्ट दिया है, क्या प्रॉपर्टी गिफ्ट दिया है, इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी का सेंस क्या हुआ? बोलो कि ऐसा प्रॉपर्टी जो कि मूवेबल ना कंसिडर किया जाता हो, जो मूवेबल ना हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इमूवेबल। और इसमें भी दो कंडीशन है। अब मान लो गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी विदाउट कंसिडरेशन, इसमें भी दो कंडीशन है। पहला क्या कहता है, फर्स्ट केस क्या कहता है, मतलब 1 रुपया भी नहीं दिया आपने, गिफ्ट विदाउट कंसिडरेशन, बिना किसी पैसे के लेन देन के। तो इसमें पहला कंडीशन क्या है, इफ स्टैम्प ड्यूटी
वैल्यू इज अप टू ₹50,000, तो ये क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट। above ₹60,000 50,000, फुल्ली टैक्सेबल। ये दोनों चीज समझ में आया। अब सुनो, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू क्या होता है? एक ऐसा अमाउंट होता है जो गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि इस पे स्टैम्प कितना लगना चाहिए, और ये हम लोगों को पता चलता है, हमारे एरिया टू एरिया डिफाइन करता है कि किसी भी प्रॉपर्टी का क्या पर्टिकुलर वैल्यू आना चाहिए। तो गवर्नमेंट का जो रेट होता है उसी को हम लोग ऐसे समझो, जो गवर्नमेंट के रेट होते हैं ना प्रॉपर्टी के, उसी को क्या बोलते हैं, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। ऑन पेपर जो वैल्यू है तो किसी प्रॉपर्टी के, दिखता किसी और अमाउंट में, ये अलग बात है। मान लो आपकी कोई प्रॉपर्टी है जिसका गवर्नमेंट का वैल्यू लगा रखा है, गवर्नमेंट ने 10 लाख रुपए, ठीक है, स्टैम्प वैल्यू, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैम्प वैल्यू। और मान लो बिका आपका 50 लाख रुपए में, तो वो सेल वैल्यू हो गया। स्टैम्प वैल्यू और सेल वैल्यू दोनों ही डिफर होते हैं, 100% सेम हमेशा हो ये जरूरी नहीं है। पहला कंडीशन क्या है, गिफ्ट विदाउट कंसीडरेशन। अगर उस कंडीशन में, अगर विदाउट कंसीडरेशन, बिना किसी पैसे के लेन देन के, अगर आपको कोई गिफ्ट मिला है, कोई ट्रांसफर हुआ है, तो ऐसे कंडीशन में आपका अगर स्टैम्प वैल्यू, अगर आपके स्टैम्प वैल्यू, ठीक है, अप टू 50,000 है, मतलब स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू अगर किसी प्रॉपर्टी की 50,000 तक है तो वो एग्जेम्प्ट है। अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 50,000 से ऊपर है तो वो फुल्ली टैक्सेबल है। फिर सेकंड केस बनता है, मान लो यहाँ पे हमारा केस ये क्या था, फर्स्ट केस में हमारा था कि हमारा गिफ्ट विदाउट कंसीडरेशन है, मतलब इसमें 1 रुपया भी हमने नहीं दिए हैं। अगर मान लो इसमें फॉर अगर कुछ पैसे हमने दिए होते, इन एडिक्वेट कंसीडरेशन, एडिक्वेट, मान लो यहाँ तो कोई कंसीडरेशन है ही नहीं, कोई पैसा आपने दिया, लेन देन किया ही नहीं है किसी प्रकार से, लेकिन यहाँ दिया है। मान लो आपको किसी प्रॉपर्टी का एसडीवी क्या है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू मान लो 10 लाख रुपए है, ठीक है, और आपने उसको परचेज किया है कितने में, 5 लाख में। तो ये क्या है, ये 5 लाख रुपए, मान लो 10 लाख रुपए प्रॉपर्टी का दाम था, आप 5 लाख रुपए में खरीद रहे हो, ये तो टैक्स बचाने वाली बात हो गई ना। तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या बोलती है, भैया ये इनएडिक्वेट कंसीडरेशन है। हाँ ठीक है, 9 लाख रहता, या 10.5 लाख रुपया रहता, या 9,60,000 रुपए रहता, तो इन्होंने पर्टिकुलरली बताया कि इनएडिक्वेट कंसीडरेशन कब मानेंगे हम लोग। तो इनएडिक्वेट कंसीडरेशन को पहले इन्होंने डिफाइन किया। तो इनएडिक्वेट कंसीडरेशन को कैसे डिफाइन किया वो समझो आप लोग, यहाँ लिख रहा हूं मैं। तो पहला कंडीशन देखो, इसमें क्या लिखोगे, अगर प्राइस किससे कम है, एसडीवी से कम है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम है। हम लोग फर्स्ट कंडीशन क्या देखेंगे, क्या हमारा प्राइस स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम है। अगर ये कम है तो नेक्स्ट स्टेप पे आओ। नेक्स्ट स्टेप क्या देखेंगे कि एसडीवी, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू माइनस जो प्राइस होगा, क्या ये ग्रेटर देन 50,000 है, या 5%, सॉरी पहले ये 5% हुआ करता था, अब हो गया है 10%, 10% ऑफ कंसीडरेशन। मैं एक एग्जांपल दूंगा ना, वो फिर क्लियर हो जाएगा। विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर, फर्स्ट में देखोगे ये क्या, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू और प्राइस का डिफरेंस 50,000 से ज्यादा, या 10% ऑफ कंसीडरेशन, दोनों से ज्यादा है क्या। अगर ऐसा है तो फिर थर्ड पॉइंट पे आओ। अगर ये भी सेटिस्फाई कर रहा है तो क्या होगा, फिर एस डी वी माइनस प्राइस जो भी आएगा, ये जो आएगा ना, ये आपका क्या आएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। ये जो डिफरेंस रहेगा वो टैक्सेबल हो जाएगा, कहाँ, अंडर द हेड अदर सोर्सेज एज गिफ्ट। चलो इसका एक एग्जांपल देखते हैं। मान लो कि एक प्रॉपर्टी है, आपके पास 10 लाख की प्रॉपर्टी है, और ये 10 लाख रुपए क्या है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, और ये प्रॉपर्टी आपने किसी से परचेज किया है। कितने में परचेज कर लिया, 7,60,000 रुपए में।
तो आप चेक करोगे ऐसा क्या, होता है? हाँ हो, किसी ने 7,60,000 में, सॉरी इस व्यक्ति ने सेल कर दिया है, ठीक है, 10 लाख की प्रॉपर्टी है, सेल कर दिया 7,60,000 रुपए में। अब बताओ क्या इस आप इनएडिक्वेट अमाउंट कंसीडर करोगे या नहीं करोगे? तो पहले चेक करना था क्या आपको, क्या प्राइस एसडीवी से कम है, इसने जो बेचा है वो एसडीवी से कम है, तो बोलोगे बिल्कुल कम है। फिर सेकंड कंडीशन पे आओ, सेकंड कंडीशन क्या बोलता है, एसडीवी माइनस प्राइस क्या 50,000 से ज्यादा या 10% ऑफ कंसिडरेशन ज्यादा है, तो कंसिडरेशन कितना है, बोलो। 7,60,000, एक सेकंड रुक जाओ। अगर आपने विदाउट कंसिडरेशन कोई प्रॉपर्टी किया है, खरीदा है, मतलब आपने 1 रुपया भी नहीं दिए किसी प्रॉपर्टी के लिए, प्योर गिफ्ट माना गया, और प्योर गिफ्ट के केस में 50,000 तक एग्जेम्प्ट है। अगर किसी प्रॉपर्टी का स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 50,000 रुपया है तो वो एग्जेम्प्ट है, अन्यथा अगर 50,000 से ज्यादा है किसी प्रॉपर्टी का स्टैंप ड्यूटी वैल्यू तो वो टैक्सेबल हो जाएगा, और वो फुल्ली टैक्सेबल है। अगर 60,000 का प्रॉपर्टी है तो ऐसा नहीं कि 50 माइनस 10 ऐसे करके मतलब 10,000 टैक्सेबल है, ऐसा नहीं, 60 माइनस 50 ऐसे नहीं करोगे आप, 100% 60,000 टैक्सेबल हो जाएंगे उसके, समझ गए ये बात। अब दूसरी बात आती है गिफ्ट फॉर इन एडिक्वेट कंसिडरेशन, मतलब पैसे तो आपने लिए हैं लेकिन प्रॉपर अमाउंट नहीं लिए हैं, प्रॉपर इन द सेंस। अब इन एडिक्वेट कंसिडरेशन क्या है, ये इनकम टैक्स एक्ट ने पर्टिकुलरली डिफाइन किया, वो कैसे डिफाइन किया वो सुनो। अगर प्राइस एसडीवी से कम है, अगर प्राइस स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से कम है तो हम लोग इनएडिक्वेट कंसिडरेशन मानेंगे। प्राइस क्या है, मतलब जितने में बेचा गया या किसी और पार्टी ने खरीदा उसे, तो वो क्या माना जाएगा, प्राइस वहां पे कम है अगर एसडीवी से। तो हम लोग दूसरा कंडीशन देखेंगे, क्या एसडीवी, क्या स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू और प्राइस का डिफरेंस 50,000 या 10% ऑफ प्राइस, दोनों में से जो हायर अमाउंट होगा उससे ज्यादा है। हमने क्या बोला कि अगर आपका प्राइस स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम है तो ऐसे कंडीशन में आप क्या देखोगे, क्या स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू और प्राइस का डिफरेंस 50,000 या 10% ऑफ प्राइस, विच एवर इज हायर, दोनों में से जो भी हायर रहेगा उसका उससे ज्यादा है। मान लो एक कंडीशन हमने आपको क्या बोला यहाँ पे कि 1 लाख रुपए की प्रॉपर्टी, 10 लाख रुपए स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू था किसी प्रॉपर्टी का, फिर इस 10 लाख रुपए को आपने 7,60,000 में सेल कर दिया। इतने में सेल करने के बाद पहला कंडीशन आपने देखा कि प्राइस तो हमारा स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से ज्यादा कम है, बिल्कुल सही बात है, कम है। फिर सेकंड कंडीशन फुलफिल देखते हैं करता है कि नहीं। तो सेकंड कंडीशन हमने देखा स्टैम्प ड्यूटी माइनस प्राइस कितना होता है, 2,40,000। अब हम चेक करेंगे क्या हमारा 50,000 या 10% दोनों में से जो हायर अमाउंट होगा क्या उससे ज्यादा है डिफरेंस इन दोनों का। तो हमने देखा हाँ भैया यार डिफरेंस तो ज्यादा है यहाँ पे, यहाँ तो 76,000 तक की मैक्सिमम लिमिट है लेकिन इसने बेनिफिट 2,40,000 रुपए के लिए है ना, बोलो। मतलब डिफरेंस तो एसडीवी माइनस प्राइस का 2,40,000 रुपए है। अब थर्ड केस आओ तो हमारा टैक्सेबल अमाउंट कितना होगा, तो ये अमाउंट जो हमारा डिफरेंस आया ना, ये जो डिफरेंस आया ना ये हमारा क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। बात हमारी समझ में आई आपको, कोई दिक्कत बताओ। अभी आपसे मैं एक कंडीशन और देता हूं, ठीक है, सुन यही की। मान लो किसी हाउस की किसी की एक एग्जांपल ले लो आप, मान लो किसी घर का कितना है प्राइस, 2 लाख रुपए, ठीक है, और इसको बेचा है इसने, सेल किया है 1,60,000 रुपए में। अब आप मुझे बताओ क्या इसके ऊपर गिफ्ट की टैक्सेशन अट्रैक्ट होगी या नहीं होगी, ये बताओ मुझे पहले। नहीं होगा सर, क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसमें है ना उसका वो 50,000 से कम ही आ रहा है ना, 40,000 ही वो आ रहा है सही उसका बात है। एसटीपी। देखो आप बोलोगे पहले चेक करते हैं सर कि एडिक्वेट यह कंसिडरेशन है या इनएडिक्वेट है। तो इनएडिक्वेट के लिए कंडीशन क्या है, प्राइस कम है, एसडीवी से पहला कंडीशन फुलफिल हुआ कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सेल किया 1,60,000 में और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 2 लाख रुपए की। फिर दूसरा कंडीशन क्या, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू माइनस प्राइस, मतलब स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू और इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 40,000 रुपए। क्या ये अमाउंट ग्रेटर देन 50,000 और 10% ऑफ दिस अमाउंट यानी 16,000, दोनों में से जो भी बड़ा होगा, तो 50,000 बड़ा है, तो 50,000 से क्या ये अमाउंट ज्यादा है, तो हमने बोला नहीं, तो ये इनएडिक्वेट कंसीडरेशन नहीं है। यानी जो ये कंसीडरेशन है सेल जो किया है ये वैलिड मानेंगे और इस पे गिफ्ट की टैक्सेशन नहीं अट्रैक्ट होगी। यानी इसका जो सेल है, इस व्यक्ति ने जो बेचा है वो वैलिड सेल माना जाएगा। सेल तो हमेशा वैलिड माना जाएगा लेकिन इसको इन अप्रोप्रिएट या इनएडिक्वेट कंसीडरेशन का सेल नहीं माना जाएगा, यानी इसके ऊपर कोई भी गिफ्ट का टैक्सेशन अट्रैक्ट नहीं होगा। हाँ, बात हमारी समझे आप लोग। अब कोई दिक्कत तो परेशानी तो नहीं है,
चलो, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी में और है, वो क्या है वो सुनो। मान लीजिए हमने आपको फर्स्ट केस में क्या बताया था, गिफ्ट ऑफ सम ऑफ मनी के केस में, कि अगर आपको अगर पैसे मिल रहे हैं तो हम लोग क्या देखते थे, एग्रीगेट वैल्यू देखते थे। किसी प्रीवियस ईयर में एग्रीगेट वैल्यू देखते थे कि अगर 10 लोगों ने दिया है, अगर 10,000 रुपए, 10 लोगों ने 10,000 रुपए दिए हैं तो 1,00,000 रुपए होते हैं, और इन सबको जोड़ करके देखते थे कि कितना सम ऑफ मनी इसको रिसीव हुआ है, कितने रिसीव हुए हैं, ये करते थे हम लोग, बोलो। हम्म, लेकिन इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में ऐसा नहीं है। क्यों? देखो, इमूवेबल प्रॉपर्टी इन जनरल कॉस्टली होता है। अब 10-20 हजार की प्रॉपर्टी तो होती नहीं है, तो क्या बोला गया कि इसमें हम लोग जैसा प्रीवियसली कंडीशन देखते थे क्या, कि एग्रीगेट जोड़ते थे, हर एक ट्रांजैक्शन वाइज नहीं देखते थे, उस तरह से यहाँ नहीं होता। यहाँ हम लोग क्या देखते हैं, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को, सॉरी, हम लोग स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू किसी भी प्रॉपर्टी का इंडिविजुअल लेवल पे देखते हैं। मान लो किसी व्यक्ति ने पिछले साल 10 प्रॉपर्टी खरीदा होगा, और 10 के 10, अच्छा चलो, एक पहले इसका जो स्टेटमेंट है, प्रोविजन है, वो सुनो, उसके बाद बताता हूँ मैं। ये इंपॉर्टेंट है, नोट देख करके लिख लेना। द अमाउंट ऑफ गिफ्ट हैज टू बी seen transaction wise and not aggregately। कहने का मतलब क्या हुआ, मान लो किसी रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में किसी व्यक्ति ने 5 प्रॉपर्टी खरीदा, कितना, 5 प्रॉपर्टीज। इस 5 प्रॉपर्टीज में क्या क्या रेट लगाया है इन्होंने, सबके एसडीवी लिख रहा हूं मैं, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू क्या रहता है, द वैल्यू एडॉप्टेड बाय एनी अथॉरिटी एट द ऑफ द सेंट्रली स्टेट गवर्नमेंट फॉर द पर्पस ऑफ पेमेंट ऑफ स्टैम्प ड्यूटी इन रेस्पेक्ट ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी, वो हमारा वैल्यू है। सुनो, मान लो किसी व्यक्ति ने एसडीवी क्या क्या है उसका सुनो, किसी का एसडीवी है 50,000, 40,000, 60,000, 1 लाख, 5 लाख। हम्म, अब सुनो, इनका सेल प्राइस क्या है वो सुनना। इसका है 60,000, इसका है 30,000, इसका है 50,000, इसका है इसका है 40,000, और इसका है 4,40,000। ये सारा सेल प्राइस है। अब आपको ये डिटरमाइन करना है कि क्या ये जो सेल हुआ है इनएडिक्वेट कंसिडरेशन के लिए हुआ है या एडिक्वेट कंसिडरेशन के लिए। हमने एक चीज और क्या बोला आप लोगों को, कि अमाउंट ऑफ गिफ्ट हम लोग कंसिडर करेंगे कैसे, ट्रांजैक्शन वाइज। अगर हम लोग ट्रांजैक्शन वाइज नहीं देखते हैं तब तो ये पूरा का जोड़ेंगे, अगर 50,000, 40, मतलब जो खरीदा है जिस भी व्यक्ति ने, ये तो किसी ने खरीदा होगा, उसके लिए तो ये प्राइस हो गया, और ये जो बेचा है इसने किसी को दिया है, तो जिसको दिया जाता है उसके हैंड में टैक्सेबल होता है। ऐसे होता है, मतलब मान लो मिस्टर एक्स है कोई, और उसने मिसेज एक्स को कोई प्रॉपर्टी गिफ्ट किया है, क्या है, प्रॉपर्टी, ये सारा प्रॉपर्टी मिस्टर और एक्स और मिसेज एक्स के बीच का ये ट्रांजैक्शन है, ठीक है। तो ऐसे केस में मिसेज एक्स को ये सारा टैक्सेबल हो जाता, क्योंकि 50,000 से ज्यादा अगर जैसे ही हमारा वैल्यू हुआ किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी का, तब तो हम लोग को टैक्सेबल हो जाता था ना, इन जनरल ये कंडीशन है। लेकिन इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में क्या है, हम लोग कभी भी ट्रांजैक्शन वाइज देखते हैं, ना कि एग्रीगेट देखते हैं। हम लोग ट्रांजैक्शन वाइज देखते हैं अमाउंट ऑफ गिफ्ट कंसिडर करने के लिए, और ना कि एग्रीगेट वैल्यू। अब हमें ये देखना है क्या इनएडिक्वेट कंसिडरेशन के लिए हुआ है या एडिक्वेट कंसिडरेशन के लिए। तो हमने बोला कि चलो देखते हैं कि इनएडिक्वेट या एडिक्वेट कंसिडरेशन के लिए होता है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 10,000, पॉजिटिव 10,000 है ना। हम्म, अगर देख कैसे होता है, एसडीवी माइनस प्राइस, ये होता है नेगेटिव में आएगा ना, आई गेस, सॉरी, मतलब कहना चाहिए था पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव आया, यानी यहाँ पे तो कुछ लगना ही नहीं है। प्रॉफिट हुआ है ना सर। हाँ, यहाँ तो प्रॉफिट किसको हुआ है, सेलर को हुआ है, सेलर को हुआ है, सेलर को, ठीक है। लेकिन परचेजर के हैंड में हमको देखना है ना, हमको तो परचेजर का निकालना है, गिफ्ट होगा उसके हैंड में टैक्सेबल है, गिफ्ट लगेगा या नहीं लगेगा। आपको सेलर के हैंड में नहीं चेक कर रहा है, आपको परचेजर के हैंड में, जिसको दिया जाता है उसके हैंड में हम लोग चेक करते हैं क्या वो उसके ऊपर गिफ्ट टैक्सेबल है या नहीं है। हमें सेलर से मतलब नहीं है, हमें परचेजर से मतलब है। तो ये जो हमारा परचेजर है, जो भी है मिसेज एक्स है,
तो मिसेज एक्स को यहाँ पे क्या है, 10,000 के लॉस है एक तरह से, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से ज्यादा में खरीदा इन्होंने, यह 10,000 के प्रॉफिट है। अगर 10,000 के प्रॉफिट है यहाँ, तो बताओ क्या ये एलिजिबल है, इनएडिक्वेट कंसीडरेशन है या एडिक्वेट है? तो फिर दूसरा कंडीशन बोलोगे सर एक और डिफरेंस था क्या, अगर हमारा प्राइस एसडीवी से कम है तो हम लोग दूसरा कंडीशन चेक करते हैं। दूसरा कंडीशन में ये होता है कि एसडीवी माइनस प्राइस जो आया ये 10,000, क्या ये लेस देन 50,000 है, सॉरी क्या ये ग्रेटर देन 50,000 या 10% ऑफ कंसिडरेशन और 10% ऑफ कंसिडरेशन। तो इसका कंसिडरेशन कितना है, 30,000, 30,000 का 10% कितना होगा, 3,000 रुपए। तो दोनों में से जो हायर अमाउंट रहता है वो कौन सा है, 50,000 और 3,000 में से हायर अमाउंट कौन सा होगा, 50,000। तो देखोगे क्या 10,000 50,000 से ज्यादा है, बोलोगे नहीं, तो ये गिफ्ट के लिए टैक्सेबल है, तो ये भी गिफ्ट इस पे भी नहीं लगेगा। चलो ये भी गिफ्ट, इसके लिए इस पे भी गिफ्ट का टैक्सेशन एप्लीकेबल नहीं होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, यहाँ भी डिफरेंस आया 10,000, फिर बोलोगे क्या 10,000 ग्रेटर देन है, क्या 10K ग्रेटर देन है 50K और 5K, विच एवर इज हायर, ऐसा होगा। इसका 10% होगा ना, तो इसमें से कौन सा अमाउंट, 50,000 से क्या 10,000 ज्यादा है, बोलोगे नहीं, तो इस कंडीशन में भी क्या है, आपको नहीं लगेगा गिफ्ट का टैक्सेशन। फिर फोर्थ कंडीशन पे आओ, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 60,000। अब बताओ क्या 60,000 ग्रेटर देन है किससे, 50,000 और इसका 10% 4,000। तो बोलोगे इन दोनों का हायर क्या है, 50,000। तो बोलोगे क्या यहाँ पे 60,000 हायर देन 50,000 है, बोलोगे यस सर बिल्कुल ज्यादा है, बोलोगे ना। तो ये जो डिफरेंस आया आपका 60,000, ये जो डिफरेंस आया ये 60,000 गिफ्ट में टैक्सेबल हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा गिफ्ट, टैक्सेबल गिफ्ट हो गया ये। और ये अंडर द हेड अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाएगा नॉर्मल रेट के हिसाब से। बात हमारी समझ में आई। फिर फिफ्थ कंडीशन देखो आप, इसका डिफरेंस बताओ कितना है, 60,000। 60,000। इन दोनों का डिफरेंस 60,000, इसका डिफरेंस 50,000 और 44,000 विच एवर इज हायर, 50,000 हायर अमाउंट है। तो क्या 60,000 50,000 से ज्यादा है, तो बोलोगे बिल्कुल ज्यादा है, तो यहाँ पे क्या टैक्सेबल हो जाएगा, 60,000 फिर से गिफ्ट में टैक्सेबल हो जाएगा, हो जाएगा। हाँ आई गेस अब क्लैरिटी पूरी आ गई होगी, अब आपको समझ में आ रहा है कि हमको एक चीज देखना है, ये है कि इंडिविजुअल लेवल पे ट्रांजैक्शन देखना है अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी का केस है। और हम लोग चेक करेंगे सभी के लिए, अगर इनएडिक्वेट कंसीडरेशन है तो हम लोग चेक करेंगे क्या वो एक्चुअल में इनएडिक्वेट है। अगर इनएडिक्वेट है तो जो अगर हमारा जो कंडीशन है वो फुलफिल कर रहा है, अगर फुलफिल कर रहा है तो वो टैक्सेबल है, और फुलफिल नहीं कर रहा है तो वो एडिक्वेट कंसीडरेशन मान करके वो गिफ्ट में आ जाएगा, वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा। समझ गए हमारी बात। चलो कभी कभी क्या होता है, हम लोग टोकन मनी देते हैं किसी चीज में, क्या देते हैं, टोकन मनी, एडवांस मनी। मान लो अगर कोई प्रॉपर्टी मुझे आज लेनी है और मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मान लो कोई प्रॉपर्टी 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, तो मेरे पास तो 1 करोड़ एट द मोमेंट नहीं होंगे, तो मैं 2 लाख 4 लाख 5 लाख जो भी जैसी हैसियत है मेरी, मैं जाऊंगा और दे दूंगा किसे, सेलर को, कि भैया ये रखो प्रॉपर्टी किसी और को मत देना, और ये हमारा अमाउंट तय हुआ। क्या हुआ, 1 करोड़ रुपए तय हुआ, उसमें 10,000 रुपए 10 लाख रुपए टोकन मनी रखो। इसके लिए अलग कंडीशन है। अब मान लो 2 साल बाद या 6 महीने बाद हमको वो प्रॉपर्टी लेनी है, तो प्रॉपर्टी का रेट है ऐसा कि आसमान छू जाता है, कभी भी पल भर में आसमान हो जाता है, जमीन से आसमान में पहुंच जाती है प्रॉपर्टी की रेट, है ना। तो ऐसे कंडीशन में कौन सा वाला रेट हमें कंसीडर करना है, इसके लिए क्लैरिफिकेशन आया। मान लो कंडीशन क्या है, गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में एग्रीमेंट टू सेल इमूवेबल प्रॉपर्टी। मान लो जहां पर आपने एग्रीमेंट किसी और डेट को किया है और रजिस्ट्रेशन किसी और डेट को किया है। मान लो एग्रीमेंट आज का हुआ और 6 महीने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन करना है, तो आप उस प्रॉपर्टी को फिक्स करने के लिए कुछ टोकन अमाउंट देते हो। अगर उस टोकन अमाउंट को आपने अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट, अकाउंट या इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के थ्रू पे किया होगा, तब जिस दिन आपने एग्रीमेंट बनाया उसी डेट का आप कंसीडर करोगे क्या, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। अदरवाइज आपको जिस दिन आप रजिस्ट्रेशन करोगे उस दिन का डेट ऑफ एसडीवी कंसीडर करना पड़ेगा। मान लो अब कंडीशन एक दे रहा हूं, किसी एक प्रॉपर्टी की एसडीवी क्या है, 10 लाख रुपए, और आपने एग्रीमेंट किया, 1/6/23 की बात कर रहा हूं मैं, एग्रीमेंट किया और 2 लाख रुपए टोकन मनी दिया है, एडवांस जिसको बोलते हैं ना, ये टोकन मनी दिया। ये किसके थ्रू दिया है, आपने डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू दिया है, ठीक है, ठीक है। और ये डिमांड ड्राफ्ट इनकैश करवाने के लिए नहीं दिया है, आपने ये डिमांड ड्राफ्ट कैसे दिया है, अकाउंट पे चेक के थ्रू, अकाउंट पे जो है डीडी आपने दिया है, बैंक अकाउंट के थ्रू दिया है। ये बात अब हो गई क्लियर। तो आप अगर इसको 12
12/2023 को भी अगर कंसिडर करोगे ना, जिस दिन भी डेट रहेगा फ्यूचर में आपको जब भी अपने रजिस्ट्रेशन करवाना है, ये डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है। तो इस दिन अगर इस दिन एसडीवी 15 लाख रुपए भी हो जाता है, फिर भी आपका एसडीवी 10 लाख ही कंसिडर किया जाएगा, और डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन में 10 लाख मान करके 8 लाख रुपए और दोगे आप, और सेटल हो जाएगा पूरा का पूरा, आपका प्रॉपर्टी आपके नाम पे ट्रांसफर हो जाएगा। अगर यहीं पे आपने डीडी के थ्रू नहीं करके और कैश के थ्रू पेमेंट किया होता, ये जो 2 लाख रुपए आपने कैश किया होता, फिर डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 12 दिसंबर 2023 रहती, तो इस दिन वाला एसडीवी कंसिडर करते, ना कि 10 लाख, यानी 15 लाख रुपए स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कैरी करते हम लोग। बात समझ में आई हमारी? अगर कोई डाउट है पूछो, नहीं है फिर बढ़ रहे हैं आगे हम। गिफ्ट ऑफ प्रॉपर्टी अदर देन इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, अब हम लोग कैसे प्रॉपर्टी के गिफ्ट की बात कर रहे हैं? एक ऐसे प्रॉपर्टी की जो हमारे लिए प्रॉपर्टी तो है बट इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। अच्छा, तो सबसे पहले ना हम लोगों को मीनिंग जानना पड़ेगा, क्या कि मीनिंग जो है किसकी जाननी पड़ेगी मुझे, कि प्रॉपर्टी के मीनिंग में क्या क्या इंक्लूड है। ठीक है, तो देखो मेरे पास है कुछ, क्या लिखा है, प्रॉपर्टी मीन्स एनी ऑफ द फॉलोइंग कैपिटल एसेट्स। ठीक है, फर्स्ट में देखो क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी बीइंग लैंड और बिल्डिंग, या लैंड और बिल्डिंग बोथ, और बोथ। फिर सेकंड क्या है, शेयर्स एंड सिक्योरिटीज। थर्ड क्या है, ज्वेलरी। सुनो, ज्वेलरी में सारे के सारे इंक्लूड होते हैं, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, प्लैटिनम है, अदर प्रीशियस मेटल्स है, प्रीशियस सेमी प्रीशियस स्टोन्स है, जैसे डायमंड वगैरह होते हैं ना, डायमंड है, एमराल्ड है, टोपाज है, ये सब। ठीक है, फिर विद किसी फर्नीचर में अगर लगा हो, किसी यूटेंसिल्स में, पहले हमारा आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन जानते हो क्या होता है? बोलो ना। नहीं। एंशियंट टाइम में राजा महाराजा के जमाने में के जमाने में जो कुछ ऐसे एसेट्स रह गए और उनको उन लोगों ने जमीन में गाड़ के रखा, और कभी किसी का घर बना, कभी किसी का कुछ हुआ ऐसा, तो मिला उसको, तो वो जो रखा है ना, तो ऐसे कलेक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, एंशियंट टाइम का जो होता है या पास्ट टाइम का होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस। लोग इसे संभाल के रखते हैं, जैसे म्यूजियम में मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे हमें दिखता है ना। फिर ड्राइंग्स है, पिकासो की पेंटिंग बड़ी फेमस है, लियोनार्डो दा विंची, ऐसा ऐसा, ये सब जो पेंटिंग है, या कुछ ऐसे पेंटिंग्स होते हैं जो बहुत कॉस्टली होते हैं, करोड़ों में बिकते हैं। स्कल्पचर्स, मूर्तियां, जो कलाकार होते हैं वो इन वर्क ऑफ आर्ट सर। अच्छा, पेंटिंग्स, ड्राइंग्स अलग होता है, पेंटिंग्स अलग होता है। पेंटिंग्स पिकासो वाला, ड्राइंग्स जो पिक्टोग्राफी होता है ना इन जनरल, उसी को बोलते हैं हम लोग बुलियन। अच्छा, बुलियन क्या होता है? पता है। अरे तुम लोग तो पता होना चाहिए यार। क्या मतलब, क्या होता है इसका? बोले तो थे कल परसों। बुलियन का मतलब सोने की ईंट, चांदी का किलो, 1 किलो, समझे? मतलब प्योरेस्ट फॉर्म में जो होता है ना, अभी कुछ बना नहीं है उसका 100% प्योर, ऐसा 100% तो नहीं होता, लेकिन जो मैक्सिमम प्योरेस्ट फॉर्म में है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बुलियन बोलते हैं। चलो, तो ये सारे क्या है, प्रॉपर्टी है 1 से 9 तक, और कुछ भी ऐसा चीज जो बाद में इंक्लूड किया जाएगा टाइम टू टाइम। अच्छा, तो आप बोलोगे सर प्रॉपर्टी का तो मीनिंग बता दिए, और हमको अभी पढ़ना क्या है, थर्ड पार्ट में। तो थर्ड पार्ट, 2 पार्ट तो पढ़ चुके हैं हम लोग, थर्ड पार्ट में ये है हमारे पास, इमूवेबल प्रॉपर्टी बीइंग लैंड और बिल्डिंग और बोथ, इसकी बात तो हम पढ़ चुके हैं। कब? सेकंड पार्ट में हमने आपको बता दिया इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात कैसे करनी है, एसडीवी चेक करना है, और एसडीवी के अकॉर्डिंगली प्राइस डिटरमाइन करना है, क्या वो हमारा, बोलो क्या वो हमारे लिए गिफ्ट है या नहीं है, वो हमें चेक करना है। लेकिन इनके बारे में तो नहीं बताया, 2 से 9 तक जो है। तो हम लोग थर्ड पार्ट में क्या पढ़ेंगे, गिफ्ट ऑफ प्रॉपर्टी अदर देन इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी इन सब के बारे में पढ़ेंगे, इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इसके बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं।
ठीक है, चलो प्रोविजन क्या है सुनो, सिमिलर प्रोविजन है ऐसा ही कि गिफ्ट अगर हमारा विदाउट कंसीडरेशन हुआ यानी प्योर गिफ्ट हुआ, बिना किसी पैसे के लेन देन के अगर गिफ्ट दिया गया है, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग का गिफ्ट कैसे कंसीडर करेंगे? अगर मान लीजिए इस शेयर्स की, सिक्योरिटीज की, बुलियन की, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस की, ड्राइंग्स, पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स, एनी वर्क ऑफ आर्ट और एनी बुलियन की वैल्यू 50,000 से कम है तो वो हमारे लिए फुल्ली एग्जेम्प्ट है। और 50,000 एक रुपए का भी है ना तो फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा, 50,000 एक रुपए टैक्सेबल होगा फुल्ली, एज अदर सोर्सेज अंडर द हेड अदर सोर्सेज नॉर्मल इनकम के तौर पे वो टैक्सेबल हो जाएंगे। ये बात समझ में आ गई? अगर विदाउट कंसीडरेशन रहा तो फुल्ली टैक्सेबल है। अगर उसका कंसीडर फेयर मार्केट वैल्यू कितना हुआ 50,000 से ज्यादा, और फेयर मार्केट वैल्यू मान लीजिए उस इन प्रॉपर्टीज की अदर देन इमूवेबल की 2 से 9 तक जो भी है प्रॉपर्टीज मैंने मेंशन किए हैं, इनकी अगर इनकी फेयर मार्केट वैल्यू अगर 50,000 से कम है, आपने प्योर गिफ्ट दिया है विदाउट कंसीडरेशन, पहला कंडीशन। और दूसरा चीज ये है कि प्योर गिफ्ट है पहला, और दूसरा उसी में ये है कि फेयर मार्केट वैल्यू 50,000 से कम है, तो गिफ्ट का यानी एग्जेम्प्ट हो जाएगा, आपको 1 भी रुपए देने की गवर्नमेंट को जरूरत नहीं है। लेकिन अगर 50,000 से ज्यादा का है तो वो फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। फिर सेकंड कंडीशन है इनएडिक्वेट कंसीडरेशन का, तो हम लोग इनएडिक्वेट कंसीडरेशन में देखेंगे क्या, फेयर मार्केट वैल्यू और जो कंसीडरेशन दिया है, प्राइस पेड, जो भी प्राइस पे किया है हमने, उन दोनों का डिफरेंस अगर 50,000 तक है तब तो हमारा वो वैलिड सेल है, वैलिड परचेज है, वैलिड सेल है, ठीक है। लेकिन अगर 50,000 से ज्यादा का डिफरेंस हुआ फेयर मार्केट वैल्यू और सेल प्राइस में, तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, फुल्ली टैक्सेबल। जो डिफरेंस रहेगा ना फेयर मार्केट वैल्यू और सेल प्राइस का, वो फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। चलो इसको हम लिख करके देखते हैं, थोड़ा समझ में आएगा ज्यादा। अब बात करते हैं हम लोग क्या, गिफ्ट ऑफ प्रॉपर्टी अदर देन इमूवेबल प्रॉपर्टी की। पहला कंडीशन हमें देखना है क्या गिफ्ट हमारा जो है वो विदाउट कंसीडरेशन है। अगर विदाउट कंसीडरेशन है तो हम लोग उसे क्या बोलते हैं, प्योर गिफ्ट, ठीक है। और प्योर गिफ्ट है तो हमें पहला कंडीशन देखता है क्या फेयर मार्केट वैल्यू 50,000 से एक्सीड करता है। तो अगर 50,000 से एक्सीड नहीं कर रहा है तो उसका टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा, नो टैक्स ट्रीटमेंट, यानी कि वो अमाउंट फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाएगा। मान लो आपका अमाउंट 49,000 का आपने किसी साल में रिसीव किया है, गिफ्ट 49,000 का गिफ्ट रिसीव किया अदर देन इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी के अलावा आपने जो गिफ्ट रिसीव किया है वो विदाउट कंसीडरेशन में वो 49,000 का है, यानी बिलो 50,000 है, तो उसका टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा, कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है, फ्री है, एग्जेम्प्ट है भैया, मौज करो आप। फिर सेकंड पॉइंट क्या है, अगर फेयर मार्केट वैल्यू 50,000 से ज्यादा है, मान लो 51,000 की प्रॉपर्टी है, फिर क्या होगा, ये फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। क्या है, फुल्ली टैक्सेबल है। बात हमारी समझ में आई। फिर सेकंड पॉइंट सुनो, अगर आपका इनएडिक्वेट कंसीडरेशन है तो हमें चेक करना पड़ेगा कि इनएडिक्वेट कंसीडरेशन क्या है। जैसे हम लोग इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में चेक करते थे कि इनएडिक्वेट कंसीडरेशन हमारे लिए क्या है, उसी तरह से हम लोग यहाँ पे भी चेक करेंगे कि इनएडिक्वेट कंसीडरेशन क्या है। तो इनएडिक्वेट कंसीडरेशन हमारा क्या कहलाएगा, जो डिफरेंस होता है ना फेयर मार्केट वैल्यू का और सेल प्राइस का, अगर वो डिफरेंस 50,000 से कम है या ज्यादा है, उसके बेसिस पे हम लोग चेक करते हैं इनएडिक्वेसी है या नहीं है। अगर इनएडिक्वेट है इन द सेंस कि फेयर मार्केट वैल्यू और सेल प्राइस दोनों का डिफरेंस 50,000 से ज्यादा है, और जो डिफरेंस रहेगा ऐसे केस में फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। मान लो एफएमवी और सेलिंग प्राइस का डिफरेंस आपका 51,000 है, तो वो 51,000 का डिफरेंस जो है ना वो टैक्सेबल हो जाएगा, डिफरेंस टैक्सेबल होगा। मान लो एक प्रॉपर्टी है जिसका फेयर मार्केट वैल्यू है 1 लाख और आपने किसी को सेल कर दिया कितने में, 40,000 में, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 60,000। ये 60,000 क्या 50,000 से ज्यादा है, तो बोलोगे बिल्कुल सर ज्यादा है। अगर ज्यादा है तो ये फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा, यानी 60,000 आपके हैंड में टैक्सेबल हो जाएगा अंडर द हेड अदर सोर्सेज। फिर फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है इसी में कि अगर डिफरेंस यहीं पे ये 40,000 की जगह अगर 50,000 का रहता, फिर डिफरेंस कितना आता, 50,000। अगर 50,000 तक है डिफरेंस तो आपका क्या आएगा, वो एडिक्वेट कंसीडरेशन माना जाएगा, वो इनएडिक्वेट कंसीडरेशन नहीं माना जाएगा, ठीक है। और जब एडिक्वेट कंसीडरेशन है तब आपका टैक्सेबल नहीं होगा, वो एग्जेम्प्ट है, आपके लिए वो गिफ्ट नहीं वो आपके लिए फ्री है। फिर बात तीसरी आती है एक नोट में, क्या है कि अगर हम लोगों को 50,000 का अमाउंट देखना है, क्या अगर हमें पिछले साल मान लो 22-23 में हमें 10 लोगों ने 5-5 हज़ार के गिफ्ट दिए, तो टोटल क्या हो गया 50,000 का गिफ्ट। तो ये 5-5 हज़ार हम लोग देखेंगे इंडिविजुअली या सबको एक्यूमुलेट करके एग्रीगेट करके देखेंगे। तो हमारा कहना क्या है, प्रोविजन क्या कहता है टैक्स का, आपको प्रोविजन ये कहती है इनकम टैक्स एक्ट की कि आपको कलेक्टिव अमाउंट देखना है, एग्रीगेट अमाउंट देखना है, किसी रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में आपको कितना मिला है, ठीक है। आपको कलेक्टिव अमाउंट चेक करना है, ना कि इंडिविजुअल लेवल पे, जैसा हम लोग इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में करते थे। इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में हम लोग
कलेक्टिव अमाउंट ना चेक करके कैसे करते थे, ट्रांजैक्शन वाइज करते थे। लेकिन इसके अलावा जितना भी आपका गिफ्ट का टैक्सेशन होगा, गिफ्ट का टैक्सेबिलिटी चेक करेंगे ना, तो हम लोग एग्रीगेट अमाउंट देखेंगे, जितना भी हमें टोटल मिला है उन्हें कलेक्ट करके देखेंगे, इकट्ठे करके देखेंगे। बात हमारी समझ में आई आपको या नहीं आई? मैं क्या कह रहा हूँ आपको सुनना ध्यान से, वापस सुनो। गिफ्ट का मसला सुनो। एक ऐसी जगह जहां कंसीडरेशन हो गया और जहां कंसीडरेशन विदाउट कंसीडरेशन, दैट इज प्योर गिफ्ट। यहां क्या है, एक भी रुपए इन्वॉल्व नहीं है। विदाउट कंसीडरेशन में आपने किसी प्रकार से उसको पैसे दिए ही नहीं है, ना बार्टर सिस्टम से, ना ही मॉनेटरी सिस्टम में, ना पैसे दिए हैं, ना कुछ चीजें एक्सचेंज किया है आपने। कहा? विदाउट कंसीडरेशन में। विदाउट कंसीडरेशन है अगर, यहां दो कंडीशन चेक करेंगे। क्या? अभी हम लोग किसका चेक कर रहे हैं? अदर देन इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, मतलब लैंड और बिल्डिंग के अलावा, दैट इज लैंड, बिल्डिंग और बोथ, इनके अलावा। ठीक है, अब सुनो, विदाउट कंसीडरेशन है। अगर विदाउट कंसीडरेशन है तो अगर इस प्रॉपर्टी का एफएमवी क्या है, ग्रेटर देन 50,000 है, क्या है, एफएमवी फेयर मार्केट वैल्यू ग्रेटर देन 50,000 है, तो क्या होगा? फुल्ली टैक्सेबल। अगर एफएमवी लेस देन 50,000 है, लेस देन और इक्वल टू 50,000 है, नो टैक्स ट्रीटमेंट, एग्जेम्प्ट है। क्या है? नो टैक्स ट्रीटमेंट। फिर कंसीडरेशन, मान लो कंसीडरेशन है, तो इसमें भी दो कंडीशन। क्या कंसीडरेशन एडिक्वेट है या इनएडिक्वेट है? मतलब कि थोड़े मोड़े का अंतर है या बहुत ज्यादा का? अगर एडिक्वेट कंसीडरेशन है, एडिक्वेट कंसीडरेशन क्या होता है? जहां पे एफएमवी और सेल प्राइस का डिफरेंस, जहां पे एफएमवी और सेल प्राइस का डिफरेंस लेस देन इक्वल टू क्या होता है? 50,000। और इनएडिक्वेट कंसीडरेशन कब कहलाएगा? जहां पर एफएमवी और सेल प्राइस का डिफरेंस क्या आएगा आपका? ग्रेटर देन 50,000। यहाँ पे टैक्सेबल अमाउंट, यहाँ पे नो टैक्स ट्रीटमेंट, और यहाँ पे डिफरेंस, दैट इज एफएमवी माइनस सेल प्राइस, ये जो है टैक्सेबल हो जाएगा अंडर द हेड अदर सोर्सेज। ये बात आपको समझ में आई? बताइए मुझे। श्योर? चलो, अगर आपने किसी रिलेटिव से गिफ्ट लिए, एग्जेम्प्ट है। अगर आपको किसी इंडिविजुअल को, किसी इंडिविजुअल, मान लो आपकी शादी हो रही है, बड़ा ओकेजन है, बहुत सारे लोग गिफ्ट लेकर के आएंगे, तो गवर्नमेंट ने क्या बोला? चलो ठीक है भाई, चलो हमारी तरफ से गिफ्ट लो। क्या गिफ्ट है? कि शादी के दिन आपको किसी भी प्रकार का गिफ्ट मिले ना, 5 करोड़ का भी मिलेगा ना, वो एग्जेम्प्ट है, मौज करो आज। हाँ, लेकिन कैजुअल डे में मिलेगा, एनिवर्सरी पे मिलेगा, बर्थडे पे मिलेगा तो टैक्सेबल है, लेकिन शादी पे मिलेगा तो वो एग्जेम्प्ट है। शादी एक ही बार होती है, अब कई लोग 4 बार करते हैं, वो अलग बात है, लेकिन इन जनरल शादी एक बार हुई। अब भाई बड़ा ओकेजन है, तो गवर्नमेंट ने बोला चलो मेरी तरफ से क्या लो, गिफ्ट लो, मौज करो। और मौज करने के लिए क्या बोला? जितने भी आज गिफ्ट मिले ना तुम्हें, मजे है तुम्हारे। ठीक है, नेक्स्ट चीज देखो, गिफ्ट अगर रिसीव्ड किसके द्वारा हुआ हो? पेरेंट्स के द्वारा हो, अब सुनो, अगर मान लो शादी तो आपकी है, लेकिन आपके मम्मी पापा को अगर गिफ्ट मिले तो क्या वो टैक्सेबल होगा? फिर गिफ्ट रिसीव्ड ऐसा विल या इनहेरिटेंस के रूप में अगर मिला हो, मतलब आपको आपके खानदानी प्रॉपर्टी मिली हो, ऐसे इस रूप में अगर खानदानी प्रॉपर्टी के रूप में आपका अगर गिफ्ट मिला है, वो एग्जेम्प्ट है, वो टैक्सेबल नहीं है। फिर नेक्स्ट चीज क्या है? अगर मान लो कि कोई ऐसा कभी होता है ना, बहुत सारे व्यक्ति होते हैं जो बूढ़े हो जाते हैं, तो वो ना मरने से पहले क्या करते हैं? मर्दोपरांत बोलते हैं सुनो, अब अपने सब बेटे को बुलाए, बेटियों को बुला, बोलते हैं दुनिया जहान का जो हमारा प्रॉपर्टी है वो तो तुम लोगों का ही है, लेकिन हम सोच रहे हैं। तो गिफ्ट रिसीव्ड इन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ ऑफ द डोनर और द पेयर, मतलब अगर किसी व्यक्ति को ऐसा एहसास हो रहा है कि अब हम बहुत ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेंगे,
और ऐसे सिनेरियो में भले ही बाद में वो जिंदा रह गया, वो अलग सी बात है, लेकिन उसे लग रहा था कि अब हम मर जाएंगे, तो हम प्रॉपर्टी बांट देते हैं, अपना बच्चा सबको दे देते हैं। बांट दिया, बांट देने के बाद वो जिंदा रह गया, तो भी वो गिफ्ट क्या रहेगा, 100% एग्जेम्प्ट, वो टैक्सेबल नहीं होगा। ठीक है। फिर गिफ्ट रिसीव फ्रॉम एनी अप्रूव्ड लोकल अथॉरिटी, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन या अप्रूव्ड चैरिटेबल ट्रस्ट या अप्रूव्ड चैरिटेबल हॉस्पिटल या यूनिवर्सिटी, इन सब के द्वारा अगर गिफ्ट रिसीव किया गया हो तो वो भी एग्जेम्प्ट होता है। और गिफ्ट ऑफ प्रॉपर्टी इन कनेक्शन विद एमलगमेशन और डीमर्जर ऑफ द कंपनीज, कुछ ऐसी कंपनीज हैं जिसको गवर्नमेंट ने नोटिफाई करके बताया हमें, जिसके बारे में कि अगर इन सब कंपनीज का एमलगमेशन या डीमर्जर होगा, मतलब या कंपनी मिलेंगे या टूटेंगे, तो इन दोनों के द्वारा जो इनके मेंबर्स को या शेयर होल्डर्स को जो गिफ्ट मिलेगा ना, वो क्या होगा, फुल्ली एग्जेम्प्ट। और एनी अदर सिचुएशन एज प्रेस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 56 टू 10, ये कुछ कंडीशन है, 6-7 कंडीशन है। इसमें गवर्नमेंट ने बोला चलो मजे करो आप लोग, ऐसे कंडीशन में बता रहा हूं जहां आप लोग मजे करोगे। चलो मैं वापस से लिखता हूं, क्या क्या है सुनो। देखो, गिफ्ट नॉट टैक्सेबल इन सर्टेन केसेस, कुछ क्या क्या केसेस है, मैंने क्या बोला, अगर आपको रिलेटिव से गिफ्ट हुआ, गिफ्ट रिसीव हुआ, नॉट टैक्सेबल। अगर आपकी शादी वगैरह हो रही है, शादी है आपका, केवल और केवल शादी के ओकेजन पे अगर आपको गिफ्ट मिला है, चाहे वो रिलेटिव से हो या नॉन रिलेटिव से, वो नॉन टैक्सेबल है। अगर आपको विल या इनहेरिटेंस के फॉर्म में अगर आपको कोई प्रॉपर्टी रिसीव होती है, वो भी गिफ्ट में आता है और वो नॉट टैक्सेबल है। अगर कोई व्यक्ति मरने का ऐसा लग रहा है कि वो अब इस दुनिया से में नहीं रहेगा और वो निकल देगा यहाँ से, भाई उसकी छुट्टी होने वाली है, वो मरने वाला बेचारा, तो वो चाहता है कि अपने प्रॉपर्टी को अपने बच्चों में या जिन लोगों को भी देना है उन लोगों में प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट कर दे, ताकि बाद में इनके बच्चों के बीच दरार ना आए, ऐसे दुश्मनी ना हो, तो उन्होंने बांट दिया। तो ऐसा मतलब उन्हें लग रहा है कि मर जाएंगे, लेकिन हो सकता है फ्यूचर में ना भी मरे, तो भी ऐसे केस में अगर गिफ्ट दिया है इन्होंने अपने बच्चों को या किसी को भी, तो ऐसे कंडीशन में जो रिसीवर होगा ना, उसके केस वो नॉट टैक्सेबल होगा, उनके हाई हैंड में प्रॉपर्टी जो भी है। गिफ्ट फ्रॉम एनी अप्रूव्ड चैरिटेबल ट्रस्ट या लोकल अथॉरिटी या इंस्टीट्यूशन या चैरिटेबल हॉस्पिटल या अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी के थ्रू अगर आपको किसी प्रकार से गिफ्ट मिला है, वो भी नॉट टैक्सेबल है। और गिफ्ट ऑफ प्रॉपर्टी इन कनेक्शन विद अमलगमेशन या डीमर्जर ऑफ सर्टेन कंपनीज के केस में वो भी आपका क्या रहता है, एग्जेम्प्ट रहता है। और सातवां, एनी अदर सिचुएशन प्रेस्क्राइब्ड इन सेक्शन 56 टू 10। बात यहीं तक है। अब बात आती है रिलेटिव की रिलेटिव कौन होते हैं, है ना। तो सुनो हमारी बात, इंडिविजुअल के केस में रिलेटिव कौन कौन है वो सुनो, या कौन कौन है इंडिविजुअल के केस में, कौन कौन आएंगे भाई। देखो, पहला क्या है, स्पाउस ऑफ इंडिविजुअल, यानी अगर आप लड़के हो लड़की हो तो आपका हस्बैंड आपके लिए रिलेटिव है, अगर कोई लड़का है तो उसकी बीवी उसके लिए रिलेटिव है उसकी ठीक है। फिर ब्रदर या और सिस्टर, आपके भाई बहन क्या कहलाएंगे, रिलेटिव। फिर ब्रदर और सिस्टर ऑफ स्पाउस, आपके बीवी के भाई बहन, वो भी क्या कहलाएंगे, वो भी क्या कहलाएंगे, रिलेटिव। फिर क्या है, आपके चाचा चाची, आपके मामा मामी, ब्रदर और सिस्टर ऑफ हुआ, सब हुआ फूफा सब आ गए। फिर ई क्या है, एनी लीनियल एसेंडेंट और डिसेंडेंट ऑफ इंडिविजुअल। अच्छा, एसेंडेंट का मतलब क्या हो गया, जिससे आपका वंश चला आ रहा है, यानी एसेंडेंट का मतलब माता पिता दादा डेंट। एसेंडेंट का मतलब क्या हो गया, मदर, फादर, ग्रैंड मदर, जी मदर लिख देता हूँ, ग्रैंड फादर एंड सो ऑन, परदादा वरदादा दुनिया जहान सब आ गए, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स बोलते हैं ना उन्हें। चलो इफ, अब एसेंडेंट इंडिविजुअल की तो बात हो गई, तो इंडिविजुअल के साथ साथ स्पाउस की भी बात कर लो, एनी लीनियल
यानी आपके बीवी के या आपके हस्बैंड के भी दादा परदादा ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स सारे क्या आएंगे उसके आपके, तो वो सारे क्या आएंगे आपके, वो भी रिलेटिव में आएंगे। असेंडेंट का मतलब तो समझ गए यार, डिसेंडेंट तो लिखा ही नहीं यार मैंने। चलो डिसेंडेंट इसमें लिख देता हूँ। डिसेंडेंट में क्या हो गया, आपके बच्चे, जो चाइल्ड, समझ गए। तो क्या लिखोगे, सन, डॉटर और ग्रैंडसन, ग्रैंड डॉटर, जी डॉटर एंड सो ऑन, इसी तरह से बढ़ता जाएगा। ठीक है। और जी में क्या है, स्पाउस ऑफ द पर्सन। रेफर्ड इन आइटम B2F। हाँ ठीक है। देखो, आपके लिए रिलेटिव कौन है, आपकी बीवी या आपके हस्बैंड, आपके भाई, आपकी बहन, आपके भाई या बहन की बीवी भाई, सॉरी, और आपके बीवी के भाई या बहन। ठीक है। फिर ब्रदर सिस्टर ऑफ ईदर ऑफ द पेरेंट्स ऑफ द इंडिविजुअल, यानी आपके मम्मी पापा के भाई बहन, मम्मी के भाई बहन कौन होंगे, आपके मामा, आपकी मामी, यही होंगे ना, यही होंगे ना। हम्म, फिर आपके आपके पापा के भाई बहन यानी आपके फुआ हो गए, आपके चाचा हो गए, ऐसा। आपके चाचा और फुआ दोनों के हस्बैंड वो भी रिलेटिव में आ जाएंगे, क्योंकि ये जी पॉइंट क्या कहता है, स्पाउस ऑफ ऑफ पर्सन रेफर टू इन B2G B2F। फिर एनी लीनियल एसेंडेंट और डिसेंडेंट, एनी लीनियल एसेंडेंट और डिसेंडेंट कहने का अर्थ क्या है बताइए, यानी आपके मदर फादर ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर सो ऑन। लीनियल एसेंडेंट कहने का मतलब क्या है, स्पाउस के, उसी तरह से आपके बीवी के या आपके हस्बैंड के क्या एसेंडेंट या डिसेंडेंट, यानी आपके बीवी के बच्चे, बाल बच्चे या उसके उनके माता पिता, उनके ग्रैंड मदर, उनके ग्रैंड फादर या आपके ग्रैंड चाइल्ड जो भी होंगे, वो सारे क्या कहलाएंगे, आपके रिलेटिव होंगे। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी। हम्म, ये सुनो, इन केस ऑफ HUF क्या होगा, all the members of HUF are treated as relative। ठीक है, कोई दिक्कत, यहाँ तक परेशानी। नहीं।